जय हिंद साथियों। मैं मोहम्मद शाहनवाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम लोग इतिहास के कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज खास तौर पे एंशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया से संबंधित है। टोटल संख्या जो है प्रश्नों की 10 है, लेकिन बड़े ही खास प्रश्न हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, खासतौर पे एग्जाम्स में। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, देख लीजिए आप लोग। हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स अज्यूम्ड द टाइटल्स। मत्तविलास ये टाइटल्स हैं, विचित्रचित्त और कुड़भार ये टाइटल्स इन शासकों में से किसको मिली थी, प्रश्न यही है। तो बताइए, तो ये जो टाइटल मिली थी ये मिली थी महेंद्र वर्मन की। महेंद्र वर्मन फर्स्ट की टाइटल है ये, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ठीक है। ये तीनों टाइटल्स इनको थी। इसके अलावा महेंद्र वर्मन के बारे में अगर और करें तो इनका एक और संस्कृत एक नाटक भी था इनका, वो था मत्त विलास प्रहसन, ठीक है। तो मत्त विलास प्रहसन, मत्त विलास प्रहसन भी इन्हीं का टाइटल तो नाटक था, नॉट टाइटल, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में था। ध्यान देना भैया, संस्कृत भाषा का नाटक था, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? महेंद्र वर्मन की। कौन थे महेंद्र वर्मन? महेंद्र वर्मन जी जो थे ये भैया पल्लव शासक थे, ध्यान देना, पल्लव शासक थे, ठीक है। हाँ, ये पल्लव शासक थे। हालांकि इसमें जो चारों ऑप्शंस हैं ये चारों पल्लव शासक हैं, इस चीज़ को ध्यान देना आपको। चारों जो है क्या है, पल्लव शासक है। क्लियर भैया? हाँ। तो थोड़ा बात करते हैं सिंह विष्णु के बारे में। देखिए, दूसरा है सिंह विष्णु, इसमें दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन और बचे हुए हैं। तो सिंह विष्णु कौन था ये भी ध्यान देना है आपको। ये भी जो है पल्लव शासक था, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु को अवनी सिंह भी कहा जाता है, अवनी सिंह, ठीक है ना। अवनी सिंह भी से कहते हैं सिंह विष्णु को। ये भी पल्लव शासक है और यह खासतौर पर सिंह वर्मन थर्ड का पुत्र था। तो अवनी सिंह इसको कहा जाता है सिंह विष्णु को, ठीक है ना। ध्यान देना। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है सिंह विष्णु की, थोड़ा इधर लिखते हैं। सिंह विष्णु की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? इसने भारावी को जो है संरक्षण दिया था। भारावी, भारावी समझते हैं ना, जिसने किराता अर्जुनियम लिखा था। तो किराता अर्जुनियम जो है इसने लिखा था, भारावी ने या भारवी, ठीक है। तो इसको जो है इन्होंने क्या काम किया था, क्या काम दिया था? संरक्षण दिया था, ठीक है ना। और इस इन्हीं के संरक्षण में रहकर भारावी ने किराता अर्जुनियम की रचना की थी, इस बात को ध्यान देना है। क्लियर भैया? हाँ। इसके अलावा भी अगर हम और लोगों की बात करें, जैसे नरसिंह वर्मन की बात करें, थर्ड ऑप्शन है नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह वर्मन ने भाई ये भी बहुत शासक, बड़ा खतरनाक शासक था। इसने पुलकेशिन को हराया था, ध्यान देना भैया, ठीक है ना। चालुक्य शासक पुलकेशिन को हराया था, पुलकेशिन सेकंड को हराया था, ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है, हराया था। और इसके अलावा इसने वातापी कुंड की उपाधि धारण करी थी, वातापी कुंड, कुंड की उपाधि, ठीक है, ये भी प्राप्त किया था। कौन? ये नरसिंह वर्मन, ठीक है ना। इसने पुलकेशिन सेकंड को हराया था जो कि चालुक्य शासक था, और वातापी कुंड की उपाधि धारण करी थी हराने के बाद, ठीक है। सिंह विष्णु क्या था? अवनी सिंह इसका नाम था खासतौर पे, और इसने भारवी या भरावी, ठीक है ना, इसको भारवी या भरावी भी कहते हैं, ध्यान देना, भरावी, ठीक है, ध्यान देना। तो जिसने किराता अर्जुनियम की रचना की थी वो सिंह विष्णु का जो है दरबारी था, और सिंह विष्णु ने भरावी को संरक्षण दिया था और उसी ने ही किराता अर्जुनियम की रचना की थी, ठीक है। महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रश्न की रचना करवाई, जो कि संस्कृत नाटक है, और इसने मत्त विलास, इसके अलावा विचित्र चित्र और गुणभार की उपाधि धारण करी, ठीक है। जितने भी शासक है सब के सब जो है पल्लव वंश के शासक हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
सेकंड प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखिए क्या कह रहा है। फायान फायान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल्ड टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो किस जो है शासक के शासन काल में उसने ट्रैवल करके चाइना में, चाइना का था ये, और चाइना से ट्रैवल करके वो भारत आया, किस शासक काल मतलब किस शासक के शासन काल में वो भारत आया था, यही प्रश्न है। तो देखिए फाहयान है, पहली बात तो समझिएगा आप, एक ह्वेनसांग आया था, दूसरा फाहयान। तो फाहयान पहले आया था, ह्वेनसांग बाद में आया था, ये सबसे बड़ी बात है। चाइनीज जो है यात्री था, ठीक है ना, हाँ चाइनीज यात्री था, चीन का यात्री था, ध्यान देना भैया। और ये किसके दरबार में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है ना, सही उत्तर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। भारत भैया देखो ध्यान देना है, भारत में ये कब आया था, ये ध्यान देना। तो ये 399 ईस्वी में आया था और 414 तक ईस्वी तक रुका, 15 वर्ष तक रुका था, ठीक है ना, ध्यान देना। भारत में ये कौन, फाहयान, क्या उद्देश्य था इसका, क्यों आया था, ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये खास तौर पे जो ऑथेंटिक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे, स्क्रिप्चर्स, तो ऑथेंटिक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बुद्धिज्म के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, खासतौर पे विनय पिटक, ठीक है। तो विनय पिटक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और ऑथेंटिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स को प्राप्त करने के लिए वो भारत आया था चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। जितने भी शासक हैं सब गुप्त वंशी शासक हैं, ठीक है। और फाहयान की बात हो रही है, तो फाहयान एक चीनी यात्री था जो कि भारत में आया 399 ईस्वी में, 15 वर्ष रुका, अर्थात 414 ईस्वी तक भारत में रुका वो, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही वो रुका, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य था ऑथेंटिक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को प्राप्त करना, खासतौर पर विनय पिटक। क्लियर भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया 600 to 322 BC, ध्यान देना 600 to 322 BC की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, तो इसमें कौन सा जो है टेक्स्ट ऐसा है जो कि बुद्धिज्म से संबंधित है। भाई ऋग्वेद संबंधित है नहीं, ठीक है ना, अर्थशास्त्र संबंधित है नहीं बुद्धिज्म से, राजनीतिक विषय है। मनुस्मृति जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये जो था धम्मपाद, ठीक है, ये है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, क्लियर है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। धम्मपाद क्या है भैया, थोड़ा ध्यान देते हैं, ये क्या है। धम्मपाद क्या है, कलेक्शन ऑफ द sayings ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। तो भगवान बुद्ध की जो चीज़ें कही गई हैं, उनकी कही हुई बातें वही धम्मपाद में है, तो यही बुद्धिज्म से संबंधित है। बाकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं सब, तो बुद्धिज्म संबंधित नहीं है। और शास्त्र जो है वो भी ब्राह्मण चाणक्य ने लिखा था, ठीक है, यह राजनीतिक विषय है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट केवल धम्मपाद है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। द हड़प्पन सिटी प्लानिंग इंक्लूडेड, तो प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी वही आपको बताना है। प्रश्न है कि हड़प्पा की जो शहरी विकास योजना थी उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें सम्मिलित थी। पहला कह रहा है ग्रिड पैटर्न पे जो है स्ट्रीट, गलियां जो थी इस तरीके से थी, ग्रिड पैटर्न पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ग्रिड पैटर्न।
इसी को बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, ठीक है ना। तो क्या गलियां ऐसे थी? बिल्कुल थी, ये भी सही है। ब्रिक हाउसेस विद बेक्ड ब्रिक्स, ध्यान देना, बेक्ड ब्रिक्स बात बोल रहा है, पकी हुई ईंटें थी और ईंटों के बड़े मकान थे, ये भी सही है। अब फिर कह रहा है एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था, जाहिर सी बात है, वैसा ड्रेनेज सिस्टम आज भी देखने को नहीं मिलता भारत के अंदर। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एवो, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी विशेषताएं दी गई हैं वो सब के सब हड़प्पन सिटी प्लानिंग के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बिना किसी विलंब के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ द कुषाण एम्पायर। ध्यान दीजिए भैया, क्या कह रहा है पहले समझिए आप लोग। अब मेजर सेंटर, मेजर सेंटर का मतलब खासतौर पे जब बोला जाता है मेजर सेंटर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कैपिटल्स, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी राज्य विशेष की जो मेजर सिटीज़ होती हैं वो कैपिटल्स होती हैं, ठीक है, या उसके आसपास का एरिया। तो मेजर सिटीज़ का मतलब होता है कि जिनका स्टेटस एटलीस्ट कैपिटल के बराबर हो, तो मेजर सेंटर की बात हो रही है। और कुषाण एम्पायर की बात हो रही है, तो कुषाणों में दो मेजर सेंटर थे, ध्यान देना, टू कैपिटल्स, दो कैपिटल थी। एक था पुरुषपुर, ठीक है, पुरुषपुर, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न मॉडर्न पेशावर। तो आज का पेशावर, ठीक है। इसके अलावा एक तो ये था पुरुषपुर हो गया आपका, दूसरा जो सेंटर था वो था मथुरा, ठीक है। मथुरा नॉर्थ इंडिया में है, ये तो सभी जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी सेंटर था उन कुषाणों का, ठीक है ना। ध्यान देना, एक कुषाणों में आप लोगों ने देखा होगा, एक था मथुरा आर्ट स्कूल या मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये भी बोलते हैं। तो मथुरा आर्ट स्कूल या मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। और एक कला थी इनकी, गांधार शैली की कला थी, ध्यान देना, गांधार शैली, एक मथुरा शैली। तो गांधार शैली थी और मथुरा शैली थी, दो शैलियाँ भी थी इनकी। ये कला शैली थी, ध्यान देना, ये कला शैली थी, ठीक है भैया। इसके अलावा दो राजधानी थी इनकी, मैंने आपको बता दिया, एक था पुरुषपुर जो कि आधुनिक पेशावर में है, दूसरी थी मथुरा जो कि नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है। क्लियर भैया। तो उत्तर आपका हो जाएगा बी, मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति मूवमेंट इन मिडिवल इंडिया एम्फेसाइज्ड, तो किस बात पर जोर दिया भक्ति काल में, किस बात पे जोर दिया गया खास तौर पे, ये समझना है आपको। भक्ति मूवमेंट इन मिडिवल इंडिया एम्फेसाइज्ड, किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया? रिचुअलिज्म, क्या जो है कर्मकांड होना चाहिए, कास्ट हायरार्की, क्या जातिगत व्यवस्था होनी चाहिए ऊपर नीचे की, या पर्सनल डिवोशन टू गॉड, या व्यक्तिगत आस्था या व्यक्तिगत लगाव भगवान के प्रति होना चाहिए, या वैदिक सेक्रीफाइसेस, या वैदिक काल की जो है सेक्रीफाइसेस अर्थात जो अनुष्ठान होते हैं, जो अर्पण किया जाता है, अर्पित किया जाता है वो। तो देखिए इसका सीधा उत्तर हो जाएगा, बहुत सिंपल है, भक्ति काल संबंधित है तो पर्सनल डिवोशन टू गॉड। इसमें कोई रिचुअलिज्म नहीं होता भक्ति काल में, कास्ट हायरार्की सब कुछ माना ही नहीं जाता, कोई सेक्रीफाइस करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू डिवोट योरसेल्फ टू द सर्विस ऑफ गॉड पर्सनली। तो इसका सिंपल सा मतलब है, ठीक है ना। भक्ति काल में क्या होता था, लोग जो है गहन भक्ति भाव से ईश्वर की प्राप्ति करते थे, ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति करते थे। क्लियर भैया। तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे करते थे? गहन भक्ति भाव से करते थे, ठीक है। और ये जो था ये व्यक्तिगत लगाव, व्यक्तिगत लगाव जिसको बोलते हैं पर्सनल डिवोशन, ठीक है, इससे संभव हो पाता था। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोलाज वर नोन फॉर,
तो जो चोल शासक थे वो किसके लिए फेमस थे? ठीक है, प्रश्न का उत्तर मतलब इसका मतलब क्या होगा? चोलाज वर नोन फॉर, किसके लिए जाने जाते थे चोल? क्या रॉक कट आर्किटेक्चर उनका होता था, चट्टानों को काट कर ऐसा आर्किटेक्चर बनाया जाता था, या टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते थे और ब्रोंज स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते थे, या इंडो ग्रीक कल्चरल सिंथेसिस के लिए जाने जाते थे, या बुद्धिस्ट स्तूप के लिए जाने जाते थे? तो क्या इसका उत्तर हो सकता है? इसका उत्तर भैया हो जाएगा आपका दूसरा वाला, टेम्पल कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा ब्रोंज स्कल्पचर्स। तो इसके लिए जाने जाते थे, इस चीज़ को ध्यान देना है आपको, ठीक है भैया? हाँ, ये दोनों के लिए जाने जाते थे चोल। बहुत ही टेम्पल कंस्ट्रक्शन तो इनका सबसे मेन काम था, आपको मैं बता दूं। टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो था was the main feature of the चोलाज। ध्यान देना, ठीक है? खास तौर पे ये जो टेम्पल्स बनाते थे द्रविडियन स्टाइल के, द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल होते थे, ठीक है ना? इनके टेम्पल कैसे होते थे? द्रविडियन स्टाइल के, ये चीज ध्यान देना। क्लियर भैया? अब एक चीज और, टेम्पल, अच्छा, टेम्पल में इतना इंटरेस्ट लेते थे लोग कि टेम्पल के ऊपर ही इंस्क्रिप्शन गुदवाते थे, ठीक है ना? इंस्क्रिप्शंस जो होते थे इनके, वो टेम्पल्स की दीवार पे होते थे, ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स। टेम्पल की दीवारों पे ये लोग इंस्क्रिप्शंस अपने लिखवाते थे, इसी ध्यान देना। टेम्पल बहुत खास था इनका, ठीक है? द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल बनवाते थे। एक टेम्पल का एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। एक टेम्पल था बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, जो कि तंजौर में था, तंजौर में। तो ये मंदिर जो था, ये चोल काल के समझ लीजिए मंदिर आर्किटेक्चर का बहुत सुनहरा और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्लियर भैया? अच्छा, अब एक चीज़ और कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स ये जो आता है, तो इसमें हम कह सकते हैं एक बहुत ही फेमस मूर्ति हुआ करती थी, नटराज की मूर्ति, ठीक है? तो इसका साक्ष्य भी मिलता है, नटराज की मूर्ति। यह शिव की मूर्ति है, नाचते हुए शिव की मूर्ति है, ठीक है भैया? हाँ, यह मूर्ति नाचते हुए शिव की है। और इस मूर्ति की खास बात यह है कि जो नटराज मूर्ति है ना, यह एक तकनीकी से बनाई गई है जिसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है? तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से मतलब मोम के माध्यम से बनाया गया है इसको। बहुत ही खास जो है यह मूर्ति है। तो चोलों की सबसे खास बातें हैं। आइए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड विच डायनेस्टी? तो किस डायनेस्टी की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया? इसमें कुछ ज़्यादा सोचना वोचना नहीं है, यह है आपका स्लेव डायनेस्टी, ठीक है ना? गुलाम वंश की स्थापना उसने किया। कारण यह है भैया, ध्यान देना कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, he was the slave of मोहम्मद गोरी, ठीक है? तो यह स्लेव था मोहम्मद गोरी का। और जब इसको शासन काल मतलब जब इसको शासन व्यवस्था की बागडोर मिली थी, इसने अपने आप को गुलाम वंशी बताया, कहा कि अब मैं चूंकि गुलाम हूँ, गुलाम तो गुलाम से गुलाम वंश, ठीक है? हाँ, भले ही ये सुल्तान बना, लेकिन इसने चूंकि ये गुलाम था, आज़ाद नहीं हुआ था,
और इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप गुलाम हैं तो आप राजा नहीं बन सकते। तो भले बैठा था, सिपह सलार के तौर पे इसने काम किया, जो है मोहम्मद गोरी का, कभी सुल्तान नहीं बना। इसने अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया, ठीक है ना, अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। ठीक है, इसके अलावा केवल सिपह सलार के तौर पर काम किया, के तौर पर कार्य किया, ठीक है, सिपह सलार के तौर पे कार्य किया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग, खासतौर पे राजा राम मोहन राय के बारे में पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय साहब जो थे, ये जो करेक्टर थे, इनके बारे में बात हो रही है। इन्हीं के बारे में जो है कंसीडर करना है आपको स्टेटमेंट्स को। देखिए पहला क्या कह रहा है, ही रिस्पेक्टेड ट्रेडिशनल ईस्टर्न फिलोसफिकल सिस्टम। क्या उन्होंने पारंपरिक जो है पूर्वी दार्शनिक प्रथाओं को माना? बिल्कुल सही बात है, उन्होंने सराहना करी, उन्होंने माना, तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है ही सपोर्टेड रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड सोशल इक्वालिटी। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों आपका सही हो जाएगा। रैशनैलिटी को पसंद करते थे वो, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। रैशनैलिटी को पसंद करते थे, वो चाहते थे लोग रैशनल तरीके से सोचें, ठीक है, पुरातन प्रथाओं से बाहर निकलें और वैज्ञानिक सोच अपने अंदर पैदा करें, तो इस बात के समर्थक थे। लिहाजा ये दोनों ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। क्लियर भैया? आइए आगे बात करते हैं, चलते हैं। विच वॉज नॉट अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन नहीं था? ध्यान देना, इसमें क्या लिखा है, नॉट अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो कौन नहीं था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो है मेजर ऑब्जेक्टिव इसमें से कौन नहीं था? बाइकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स, ये था भाई, ये तो था। बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, ये भी था, मेजर ऑब्जेक्टिव था कि आपको लॉ कोर्ट सब कुछ त्यागना है, तभी तो असहयोग होगा। बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, ये भी था कि इसको करना है, तभी तो नॉन कोऑपरेशन दिखेगा। अब तीसरा ऑप्शन है आपका रिटेंशन ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स विदाउट रिनाउंसिंग देम। तो बिना उनका परित्याग किए ब्रिटिश टाइटल्स को बरकरार रखना, लोग मतलब उसका परित्याग न करें, ऐसी बात नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं था। कारण था कि जो है गांधी जी हो गए, चाहे आपकी बात करें, हम गांधी जी की बात करें, कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी इन्होंने, ठीक है, कैसर हिंद त्याग, तो इन्होंने त्याग दिया था, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता थे, जैसे हो गए आपके सी आर दास हो गए, इसके अलावा आपके हो गए मोतीलाल नेहरू, इसके अलावा आपके पास हो गए सी राजगोपालचारी, गोपाला। तो ये सब लोगों ने जो है अपनी टाइटल्स को त्यागा, ठीक है ना, दे गेव अप देयर टाइटल्स, विरोध जताने के लिए। तो ये ऐसा नहीं बरकरार रखा, लोगों ने अपने पास त्याग दिया, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। बाकी जो है सारी प्रमोशन ऑफ खादी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव था, बाइकआउट ऑफ लॉ कोर्ट्स ये भी ऑब्जेक्टिव था, बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स ये भी ऑब्जेक्टिव था, प्रमोशन ऑफ खादी ये भी ऑब्जेक्टिव था। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव नहीं था वो था रिटेंशन ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स विदाउट रिनाउंसिंग देम। तो ऐसा नहीं था, सब लोगों ने परित्याग कर दिया था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने आज 10 प्रश्न सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है किसी भी प्रश्न में तो आप जो है बिल्कुल जो है बताएं, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए करते हैं क्लास की समाप्ति, क्योंकि कल हम लोग फिर से 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, या हो सकता है प्रश्नों की संख्या बढ़े। पूरा का पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इसके अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सब का
कंप्लीट रिवीजन हम जो है कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।